डेंसिटी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी, डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन द टेम्परेचर भी पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स में सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो मान लेते हैं कि आपके पास तीन रजिस्टर्स गिवन हैं R1, R2, R3 एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब रजिस्टर्स हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि करंट थ्रू देम इज इक्वल। सभी के R1, R2, R3 सभी के थ्रू करंट कैसा होगा? सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज डिफरेंट। यदि हम एक के अक्रॉस V1, एक के अक्रॉस V2 एंड V3 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जब करंट सभी के थ्रू सेम है तो I इंटू मान लेते कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट। तो I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I हम कॉमन ले लेते हैं तो I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। यदि n रेजिस्टेंस होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। मान लेते हैं इफ n इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सभी की वैल्यू R है और ऐसे n रजिस्टर्स को हम यदि सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू n इंटू R। Now, if the resistors are connected in parallel, तो resistors in parallel क्या हो जाएगा? सपोज इस तरीके से हमारे पास ये गिवन है, R1, R2, R3 resistors, they are connected in parallel across a potential difference V। तो सपोज इससे यदि करंट I फ्लो हो रहा है तो अब इसके पास करंट के पास तीन पाथ है तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सपोज कर लेते हैं R1 के थ्रू I1, R2 के थ्रू I2 एंड R3 के थ्रू I3। आप लोगों को पता है इफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। तो इसके अक्रॉस V रहेगा, इसके अक्रॉस V और इसके अक्रॉस V। तो यहाँ पर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ I इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन R। V तो सभी के अक्रॉस सेम है और हम मान लेते हैं कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V देखो सभी जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन। यदि दो ही होते हमारे पास तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और हम लिख सकते थे कि इफ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बस आपको इस चीज़ को याद रखना, बार बार ये नहीं करना है कि 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। If n registers are of equal value are connected in parallel, if n registers of equal value are connected in parallel, then R equivalent will be equals to R upon n। ध्यान रखना है वो किसके इक्वल हो जाएगा? R upon n। इसी से कर सकते हो आप 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R n टाइम्स हो जाएगा तो n अपॉन R। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n अपॉन R। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R अपॉन n। अब चलिए अब हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं करंट एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। थोड़ा जब आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स गिवन होते हैं तो उनके क्वेश्चंस में को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन भी कम हो जाती है यदि हम करंट और वोल्टेज डिवीजन को याद रखें। कैसे करंट और वोल्टेज हमारा डिवाइड होता है, चलो दो के लिए हम समझ लेते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, सपोज टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर गिवन और इसके अक्रॉस हमारा
पोटेंशियल कितना अप्लाइड है, V। तो क्या होगा, R1 के अक्रॉस V1 और R2 के अक्रॉस V2। Now since we know that the potential difference is directly proportional to resistance और V equals to IR, तो वोल्टेज दोनों के अक्रॉस कैसे डिवाइड होगा, इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। तो वी कैन राइट दैट V1 इज इक्वल्स टू V इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड V2 इज इक्वल्स टू V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बात समझ में आ गई, ये हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल हो जाता है। इससे ज़्यादा हो जाते, मान लिया यहाँ पर 10 होते तो अभी V1 क्या होता, V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। वही है आपका, क्या करोगे, R इक्विवेलेंट निकालोगे, R इक्विवेलेंट के बाद करंट निकालोगे, फिर V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 करोगे, तो वो सारी स्टेप्स आपकी बच जाएंगी। डायरेक्टली हम इसकी हेल्प से V1 और V2 को निकाल सकते हैं। अब चलिए हम करंट डिवीजन रूल की बात करें इसी तरीके से। मान लिया कि आपकी कोई बैटरी V है, वो R1 और R2 के अक्रॉस कनेक्टेड है। अब करंट के पास दो पाथ हैं, यदि बैटरी से करंट I निकल रहा है तो इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस I1 और R2 के अक्रॉस कितना चला जाएगा, I2। अब सिंस I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, डेट इज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। तो I क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो वी कैन राइट I1 इज इक्वल्स टू I इंटू, अब इनवर्स है तो I1 निकालना है तो ऊपर यहाँ क्या आएगा R2, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 निकालना है तो I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन। बात समझ में आ गई। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। तो आपको देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्किट गिवन है। सर्किट बहुत आसान सा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर्स गिवन है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और ये आपके कनेक्टेड है अक्रॉस 30 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड दी करंट थ्रू ईच रजिस्टर और करंट ड्रॉन बाय दी बैटरी। बड़ा आसान है। आर इक्विवेलेंट बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ा आसान से दिख रहा है। ऑल रजिस्टर्स आर इन सीरीज, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। नाउ आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो वी की वैल्यू कितनी गिवन है 30, आर इक्विवेलेंट इज 6, so करंट विल बी इक्वल्स टू 5 एम्पियर। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक, चलो आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमें दिया हुआ है कि 3 बल्ब्स B1, B2, B3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 बल्ब आपको गिवन है B1, B2 एंड B3 एंड दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। इनकी रेटिंग गिवन है बेटा, पहली की रेटिंग गिवन है 200 वोल्ट 50 वाट, दूसरी की रेटिंग गिवन है 200 वोल्ट 100 वाट एंड तीसरे की रेटिंग आपको गिवन है 200 वोल्ट एंड 25 वाट। हमें क्या निकालना है, फाइंड द करंट थ्रू ईच बल्ब। ईच बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। एंड विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो होगा। तो सबसे पहले हम करंट निकालें। तो कभी भी आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट सर्किट में यदि कनेक्टेड है और उसकी रेटिंग गिवन है तो हम सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इक्वल्स टू V² अपॉन P फॉर्मूले से। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप पहले
इंस्ट्रूमेंट के रेजिस्टेंस को निकाल देंगे, फिर वो हमारा बड़ा सिंपल सा डायग्राम हो जाएगा, सर्किट डायग्राम। ये बल्ब क्या हो जाएंगे, एक तरीके से हमारे रजिस्टर्स हो जाएंगे। तो R1 निकालो, तो R1 इज इक्वल टू V² अपॉन P1, तो V² डेट इज 200 इंटू 200 एंड P इज गिवन 50, तो ये कितना हो जाएगा 800 ओम। R2 निकालो आप, तो V² डेट इज 200 इंटू 200 और P कितना आपको गिवन है बेटा यहाँ पर 100, तो ये आपका कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 400 ओम। एंड R3 कितना हो गया, तो 200 इंटू 200 अपॉन 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1600 ओम। तो अब एक्चुअली क्या हो गया, हम यदि सर्किट डायग्राम को रिड्यूस करें तो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं हमारे, कौन कौन से, 800 ओम, 400 ओम and 1600 ohm. These are connected across 200 volt. तो क्या हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसान है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 800 प्लस 400 प्लस 1600, तो ये कितना हो जाएगा 2800 ओम। बात समझ में आ गई? अब आपको जब R इक्विवेलेंट पता तो इससे आप I की वैल्यू निकालेंगे। I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, और V अपॉन R इक्विवेलेंट निकालने के बाद, तो चलिए ठीक, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V कितना हो गया, तो V इज 200 एंड R इक्विवेलेंट इज 2800, ये कितना हो गया हमारा 1 अपॉन 14 एम्पियर। अब कौन ज़्यादा आपका ग्लो ज़्यादा ब्राइट करेगा, तो हमारा जो पावर है, पावर इज इक्वल टू I²R। तो जो पावर डिसिपेशन होता है सर्किट में, इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, रेजिस्टेंस हमारा R3 इज, फिर R1 और सबसे कम क्या है हमारा R2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, सिंस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R, तो वही हमारा सबसे ज़्यादा ग्लो ब्राइट ग्लो करेगा। तो बल्ब B3 विल गिव यू, या इट विल ग्लो ब्राइटर या ब्राइटेस्ट, यही हमारा सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ग्लो होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। कभी भी आपको कोई इंस्ट्रूमेंट गिवन है, तो इंस्ट्रूमेंट यदि गिवन है तो आप क्या करोगे, उससे उसकी जो पावर और वोल्टेज रीडिंग गिवन है, उसकी हेल्प से आप उसका रेजिस्टेंस निकाल देंगे, और रेजिस्टेंस निकल आए तो फिर तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। फिर भी आपसे जो भी पूछा जाता है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एज शोन इन द फिगर एंड फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 18 वोल्ट आपको गिवन है यहाँ पर, 4 ओम, और यहाँ 2 रजिस्टर्स आपके गिवन है, 6 ओम एंड 3 ohm. We have to find the R equivalent and current drawn from the battery. R equivalent निकालना बेटा बहुत आसान हो गया। यहाँ 6 और 3 क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। जब 2 रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो R equivalent क्या होता है, R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। तो इसका कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो 18 अपॉन 9, 2। ये हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, तो ये जो 4 एम्पियर है ये किसके साथ सीरीज में होगा, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो 18 अपॉन 2, सॉरी 18 अपॉन 9, 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो R इक्विवेलेंट इज 6 ओम, करंट विल बी V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V इज 18 एंड R इज 6, तो करंट ड्रॉन बाय द बैटरी इज 3 एम्पियर। समझ में आ गया? चलिए ठीक।
आपसे अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी बहुत क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं। आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कई बार सर्किट दिखता है, हमें समझ में नहीं आता कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, तो हम सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स खोजते हैं और डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। पहले हमें नहीं समझ में आता है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, लेकिन यदि आप सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को खोज लेते हैं और सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं तो आपको देखेंगे कि वो क्वेश्चन बहुत ही आपका आसान था। चलिए ठीक है, हम एक क्वेश्चन से पहले इसमें स्टार्ट करते हैं। आपको देखो कुछ इस तरीके से गिवन है, अब देखो हमसे पूछा गया है कि फाइंड दी आर इक्विवेलेंट। अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखो अब हमें इसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है। तो हम क्या करते हैं, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को खोजेंगे। कैसे खोजते हैं, आप एक चीज़ को ध्यान रखोगे, यदि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं और कोई भी आपको रजिस्टर नहीं मिलता है बीच में, तो वो पॉइंट कैसे होंगे, सेम पोटेंशियल के। या हम ये बोल सकते हैं यदि दो पॉइंट्स के बीच में आपने कोई कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को हम एक जैसा नाम दे देंगे। यदि ए है तो ए, बी है तो बी। चलिए देखो यहाँ से जब हम यहाँ जंक्शन पर पहुँचे तो यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है। जब कोई रजिस्टर नहीं है तो इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, ए। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से यहाँ गए तो देखो बीच में रजिस्टर आ गया, इसको भी हम नहीं कोई ए नहीं बोल सकते। यहाँ से देखो इनके बीच में क्या है, हमारा एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट हुआ, इनके बीच में कोई रजिस्टर तो नहीं है। तो जो इसका पोटेंशियल होगा तो ये वाला पॉइंट का भी सेम पोटेंशियल होगा, तो इसे भी क्या नाम दे दिया हमने, ए। अब ये देखो ये B है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया हमारा B। ये तो अब A ऑलरेडी था हमारा। अब ये B से हम जाएंगे तो ये कहाँ पर, देखो ये वायर हमारा जोड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यदि दो पॉइंट्स के बीच में आप कोई वायर कनेक्ट कर देते हैं जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे यदि वायर कनेक्ट है इसका मतलब ये क्या होता है, परफेक्ट कंडक्टर होता है, इसका कोई भी रेजिस्टर यहाँ पर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब इसको रीड्रॉ करेंगे तो देखो जो डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिलते हैं डिफरेंट, उनको अलग अलग लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में आप देखोगे तो सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, ए और बी। तो हमने यहाँ पर ए बना लिया और यहाँ पर बी। अब रजिस्टर्स को कनेक्ट करना शुरू करेंगे। ये वाला आर देखो, ये आर किसके बीच में कनेक्टेड है बेटा, ए और बी के बीच में। तो हमने क्या कर दिया, इसे हमने ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। इस आर को देखो तो ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। तो हमने इसे भी क्या कर दिया, ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। इस आर को देखो, ये वाला आर भी किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। अब देखो बड़ा आसान हो गया। अब तीन रजिस्टर्स आपको आसानी से दिख गए, कैसे हैं आपके, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये तीन रजिस्टर पैरेलल में तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सबकी वैल्यू सेम है, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R/N, दैट इज R/3। बात समझ में आई। चलो ठीक है, हम और करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके का। अब आपको दिया हुआ है ये आपके वी हैव टू फाइंड दी आर इक्विवेलेंट। अगेन हमें बेटा क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे हम इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो यदि हम इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो बड़ा आसान, वी हैव टू फाइंड दी आर इक्विवेलेंट। वही आपको बताया था कि हम सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को खोजते हैं। ये देखो यहाँ ए, चलिए तो ये भी पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए हो गया।
अब देखो यहाँ आपका रेजिस्टेंस मिल गया तो ये आपका सेम नहीं हो सकता, यहाँ से यहाँ गए तो फिर से रेजिस्टेंस मिल गया, सेम नहीं हो सकता, यहाँ आपका B हो गया, यहाँ से यहाँ गए तो सेम नहीं हो सकता। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि आपको यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है तो यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं गिवन है। तो जब यहाँ से आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ एक कंडक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो इसे हम सेम पॉइंट मान लेते हैं, तो इसे हमने क्या मान लिया, B। अब हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, अब इसका तो कोई नियम नहीं है अभी, तो हम इसे नाम दे देते हैं C। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए A, B और C। अब इसको देखोगे कि आपको समझ में आ रहा, सीधे जो पैरेलल नहीं समझ में आ रहा, तो हम इस सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के लिए क्या किया, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, पहले A, B, देन तीसरा हमने ले लिया C। A और B के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो 1 बाई 1 हम कनेक्ट करते जाते हैं। ये R किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, AB के अक्रॉस, तो AB के अक्रॉस हमने क्या किया, R को कनेक्ट कर दिया। चलिए ठीक है, ये हो गया। ये हमारा R किसके अक्रॉस कनेक्ट है बेटा, देखो A और C के बीच में, तो यहाँ पर हमने A और C के बीच में क्या किया, R इक्विवेलेंट को कनेक्ट कर दिया। ये अब ये हो गया। ये देखो ये R किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, B और C के बीच में, तो B और C के बीच में भी हमने क्या किया, ये इस R को कनेक्ट कर लिया। ये R बचा, ये R फिर से किसके बीच में, B और C के बीच में, तो हमने फिर क्या करा, B और C के बीच में फिर से एक R को अब देखो, अब ये सर्किट डायग्राम हमें समझ में आने लग गया। क्या हो गया, ये R और ये R दोनों किसमें, पैरेलल में, इनका कॉम्बिनेशन इस R के साथ सीरीज में। तो देखो इसको रीड्रॉ करेंगे तो ये R और R क्या हो जाएंगे, जब दो पैरेलल में होंगे तो R/2, तो हमारा कैसे बन सकता है, तो A और B के बीच में R है, यहाँ पर A और ये B, ये पहले से हमारा R है, और ये कितना हो जाएगा, R/2, तो ये कितना है हमारा, R/2। अब आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। अब इसका R इक्विवेलेंट निकालना बड़ा आसान है। R प्लस R/2 कितना हो गया, 3R/2। चलो एक और स्टेप ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा 3R/2। 3R/2 किसके साथ पैरेलल में है, R के साथ पैरेलल में। अब आसान हो गया। अब यदि हम इसका R इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो ये हमारे दो रजिस्टर्स हो गए, बोथ रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 3R/2 इंटू R अपॉन 3R/2 प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा 3R² अपॉन 5R, तो ये हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3R अपॉन 5। समझ में आ गया बेटा। इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस इसमें करने पड़ते हैं। चलिए हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसी से अब आपको फिर से पॉइंट खोजना है, हम खोजें कि हमारा देखो हो पा रहा है या नहीं। ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, जेईई मेंस में, बहुत आसान है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को खोजना है, फिर आपको सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करना। जब भी आपको ना समझ में आएगी हमें इसमें करना क्या है, तो आप सर्किट डायग्राम को पहले रीड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पर है। कई बार डायरेक्टली देखने पर हमें नहीं समझ में आता है। तो देखो ये जेईई में पूछा गया था मेंस 2004 में, किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आपके यहाँ बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट की, ये आपको गिवन है 2 ओम, ये गिवन था आपका 1.5 ओम, और ये गिवन है 6 ओम। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है ए और बी। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी करेंट सप्लाइड बाय दी बैटरी। बैटरी के द्वारा करंट कितना सप्लाई होगा वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, तो ये हम पहले ए और बी के अक्रॉस यदि हम आर इक्विवेलेंट निकाल दें तो I इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे डायरेक्टली V अपॉन R इक्विवेलेंट।
तो अब हमें नहीं समझ में आ रहा, देखो इसको देख के नहीं समझ में आ रहा कौन सा सीरीज होगा कौन सा पैरेलल होगा, तो हम क्या करें, यहाँ से देखो जब यहाँ जाते तो आपका बीच में रजिस्टर मिल गया, तो इनको हम सेम पॉइंट नहीं बोल सकते, लेकिन जब यहाँ से यहाँ गए तो देखो यहाँ बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो दिस पॉइंट विल बी ए। यहाँ गए तो फिर से आपका रेजिस्टेंस मिल गया, तो और कुछ नाम नहीं रख सकते, इसको हमने को और बोल दिया, इसे हम मान लेते ए बी के बाद क्या हो गया हमारा सी। ठीक, अब हम क्या करते हैं ए और बी के इसको सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। तो 2 पॉइंट्स हो गए हमारे ए और बी, इनके अक्रॉस हमारी बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है हमारी। अच्छा, ये रेजिस्टेंस आपको गिवन था, दिस रेजिस्टेंस वाज 3 ओम। तो ए और बी के बीच में बैटरी आपको कनेक्टेड है 6 वोल्ट, ये होगी हमारी 6 वोल्ट। अब चलो रजिस्टर सी कहीं भी मान लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज सी। ये 2 ओम किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, दिस 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड सी, तो इस ए और सी के अक्रॉस हमने 2 ओम कनेक्ट कर दिया। इस 1.5 ओम को देखो, दिस 1.5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस बी एंड सी, दिस इज 1.5 ओम। नाउ दिस 6 ओम इज अगेन कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड सी, तो इसके पैरेलल में आपका ए और सी के पैरेलल में फिर क्या हो जाएगा हमारा 6 ओम, दिस इज 6 ओम। और ये 3 ओम ये कनेक्टेड है हमारा ए और बी के अक्रॉस में, दिस इज अक्रॉस ए एंड बी, दिस इज 3 ओम। देखो 1 2 3 4 रजिस्टर्स यहाँ पर हैं हमारे, हो गए। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करो आप। ये 6 और 2 पैरेलल में, 6 और 2 पैरेलल में होते हैं, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाता है 6 × 2 अपॉन 6 + 2, तो हो जाएगा हमारा 12/8, और हम इसे क्या बोल सकते हैं 3/2। तो अक्रॉस ए सी हमारा जो हो जाएगा, तो अक्रॉस ए सी इज 3/2, डेट इज 1.5 एम्पियर। ये ऑलरेडी हमारा क्या है बी और सी के अक्रॉस 1.5 एम्पियर, और यहाँ हमारा कितना ओम, और इसके अक्रॉस है आपका 3 ओम, और दिस इज 6 वोल्ट। अब देखो कितना बेटा आसान हो गया, ये 1.5 किस में हो जाएंगे, दीज बोथ आर इन सीरीज, तो 1.5 कितना हो जाएगा 3 ओम, तो ये हो गया बेटा 3 ओम, और इसके साथ ये 3 ओम किस में रहेगा पैरेलल में। तो अब कुछ इस तरीके से बन गया हमारा सर्किट डायग्राम, और 3 और 3 यदि हमारे पैरेलल में है तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 3/2, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो V इज 6 और ये कितना है हमारा 3/2, तो करंट इज 4 एम्पियर। तो बेटा मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ क्वेश्चंस किए कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आपको एक सर्किट दिया हुआ है, ये आपका सर्किट डायग्राम गिवन है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखो हम बार बार पूरा सर्किट रीड्रॉ नहीं करेंगे, देखो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, ये 2 और 3 किसमें हो गए सीरीज में, 2 और 1 सीरीज में कितना हो जाएगा 3 6 के साथ किसमें हो जाएगा पैरेलल में, 3 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा 2 ओम, 2 और 4 अब हमारे किसमें हो जाएंगे सीरीज में, 2 और 4 सीरीज में कितना हो गया 6, और 6 और 3 अगेन हमारे किसमें हो जाएंगे पैरेलल में, तो 2 ओम। इसे हम रिड्यूस करके बनाएंगे तो बेटा कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा 120 वोल्ट, इधर 4 ओम, इधर 4 ओम, और यहाँ पर आपका ये 2 ओम। देखो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 4 2 6 4 10 ओम, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो V इज 120, आर इक्विवेलेंट इज 10, हेंस करंट इज 12 एम्पियर। तो नेट जो बैटरी के द्वारा करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है आपका 12 एम्पियर। अब ये करंट जब यहाँ से 12 एम्पियर आया तो ये क्या करेगा, इधर कुछ जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, ये देखो हमारा 120 वोल्ट है, यहाँ बात की जाए तो ये 4 ओम और ये 4 ओम के अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 12 V इक्वल्स टू IR, तो 12 × 4 48, इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा आपका 12 × 4 48, तो हमारा कितना, तो 48 × 48 कितना हो गया 96, तो वोल्टेज
across the 3 ohm is 120 minus 96। बात समझ में आ गई? तो 120 माइनस 96 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया आपका 24। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इज 24 वोल्ट। जब इसके अक्रॉस 24 वोल्ट आ गया तो इसके अक्रॉस करंट कितना होगा? तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, 24/3 इज 8 एम्पियर। यहाँ जब आपका 8 एम्पियर है तो यहाँ कितना बचा आपका? इस तरफ कितना जाएगा हमारा? 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर दो जगह आपका डिवाइड हो रहा है, दोनों पैरेलल पाथ हैं, हमें 2 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो हम करंट की बात करें तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू करंट थ्रू 2 ओम इज इक्वल्स टू नेट करंट दैट इज 4 एम्पियर इंटू R2 इसका अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 प्लस 3 9। करंट इज 8/3 एम्पियर। बात समझ में आ गई? तो करंट थ्रू दी 2 ओम रेजिस्टेंस इज 8/3 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन इज लाइक दिस। ये आपका 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी आपका 10 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ आपका 10 ओम, 10 ओम, और ये भी आपका यहाँ पर 10 ओम। यहाँ आपका कनेक्टेड है 10 ओम और ये भी आपका 10 ओम। ये पॉइंट्स का नाम दिया गया आपका A, B, C एंड D। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D। तो आपको एक चीज़ बड़ा सिंपल सा फंडा याद रखना है। दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उनके अक्रॉस आप बैटरी कनेक्ट कर दो। अब A और D के अक्रॉस यदि हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ C और जो आपके B हैं, ये आपका जो 10 ओम है और ये जो आपका 10 ओम है, ये कैसा हो गया? ये आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है। और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन रेजिस्टेंसेस का कोई भी सिग्निफिकेंस इस सर्किट में नहीं बचेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, करंट ऐसे जाके यहाँ कहाँ जाएगा? ये तो आपके इनकम्प्लीट सर्किट है। यहाँ भी देखो, यहाँ से करंट कहाँ जाएगा? इनकम्प्लीट है सर्किट। तो इसकी वजह से A और D के अक्रॉस निकालना है, तो B और C ये दोनों आर्म्स हमारी ओपन रह गई, तो इनके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई भी मतलब अब नहीं रह जाता है। मतलब बेटा क्या हो गया? तो सर्किट को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। 10 ओम, दिस पॉइंट इज A, हियर इज ऑल्सो 10 ओम, दिस इज 10 ओम, ये हमारा 10 ओम, ये 10 ओम और ये हमारा हो गया 10 ओम। अब ये देखो, बोथ 10 एंड 10 आर इन सीरीज। ये दोनों भी 10 और 10 किस में? सीरीज में। तो 10 और 20 कितना हो गया? 20। तो ये क्या हो जाएगा? नाउ न्यू सर्किट इज 10 ओम। यहां पर आपका कितना हो गया? 20 ओम। यहां पर भी कितना हो गया आपका? 20 ओम। और ये कितना हो गया आपका? 10 ओम। अब 20 और 20 कितना हो जाएंगे आपके? 10। और इसके बाद ये 10, 10 और 10 सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज 30 ओम। बात समझ में आ गई हम कैसे करते हैं? चलिए ठीक। चलो आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ये वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। इसे सर्किल के फॉर्म में हमने बेंट कर दिया, ठीक है। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अक्रॉस द डायमीटर। मान लीजिए आपके 2 पॉइंट्स हैं, इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा हो गया बेटा। कैसे? पूरे का रेजिस्टेंस कितना था हमारा? 12 ओम। ये डायमीटर, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं, तो ये आपकी लेंथ और ये लेंथ हाफ हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी हमारा हाफ हो जाएगा। तो दिस रेजिस्टेंस विल बी 6 ओम। ये रेजिस्टेंस भी क्या हो गया हमारा? 6 ओम। जब 6 और 6 ओम आपके पैरेलल में होते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6/2 डेट इज आर इक्विवेलेंट इज 3 ओम। समझ में आ गए? चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर। वायर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटा, 0.5 ओम पर मीटर, 0.5 ओम पर मीटर इज बेंड इनटू ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस इस अकॉर्डिंग वेरी करता है, उसे हमने एक सर्किल के फॉर्म में बेंड किया और सर्किल की रेडियस भी तक कितना गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्किल इज गिवन 1 मीटर। द सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, मतलब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है ए बी, इसके अक्रॉस हमने वैसे ही वायर को कनेक्ट कर दिया। तो रेडियस कितनी है हमारी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो ये कितना हो गया हमारा, तो दिस वायर लेंथ इज 2 मीटर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इस पोर्शन का रेजिस्टेंस यदि बेटा हम R1, इसका R2 और इसका R3 मान लें, तो R1, R2, R3 आर इन पैरेलल, तो हम R1 की वैल्यू निकालें। तो ये बताओ बेटा, जितनी R1 की वैल्यू होगी वही R3 की होगी। क्यों, क्योंकि हमारा AB ये वाली लेंथ और ये आपके सेम ही सर्किल हो गए, इनके आपके लेंथ इक्वल होगी। लेंथ कितनी होगी हमारी, लेंथ इज इक्वल्स टू पाई इंटू R। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वायर इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ ऑफ द वायर कितना है, तो लेंथ ऑफ द वायर इज पाई R एंड रेजिस्टेंस इज 0 ओम पर मीटर। आर की वैल्यू कितनी है बेटा 1 ओम, तो सॉरी 1 मीटर, तो 1 मीटर रख देंगे, तो रेजिस्टेंस इज 0.5 पाई ओम। R2 की बात करें तो R2 की लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो 2 इंटू 0.5, तो ये कितना हो गया आपका 1 ओम। तो नाउ यदि हम R इक्विवेलेंट निकालें तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, डेट इज 1 अपॉन 0.5 पाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 0.5 पाई। तो ये कितना हो गया हमारा, तो दिस इज 2 अपॉन 0.5 पाई प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस पाई अपॉन पाई। बात समझ में आ गई। और R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो इट विल बी पाई अपॉन पाई प्लस 4 ओम। बात समझ में आ गई बेटा। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो अगला क्वेश्चन कैसा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the current in the given circuit. We have to find the current in the given circuit. The battery is of 2 volt. $30 ohm, 30 ohm and 30 ohm इन दिस वैल्यू आई निकालनी है। तो बताओ कितना आसान हो जाएगा बेटा, ये 30 और 30 किस में हो जाएंगे आपके सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 60, और 60 और 30 किस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो 60 और 30 यदि पैरेलल में होते R1 इंटू R2, तो 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 ओम। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V इज 2 अपॉन 20, हेंस करंट ड्रॉन बाय द बैटरी इज 1 अपॉन 10 एम्पियर। ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, एक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगले क्वेश्चन में बेटा दिया है फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर। तो कुछ इस तरीके से सर्किट दिया है, 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ बैटरी है 2 वोल्ट की और यहाँ एमीटर लगा हुआ है। ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये आपका 2 ohm resistance. We have to find the reading of ammeter. बेटा रीडिंग ऑफ एमीटर कैसे निकालेंगे, तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है वो यदि हम निकालें तो रीडिंग ऑफ एमीटर आ जाएगी हमारी। तो करंट कैसे निकालोगे, यहाँ से करंट आई आया, तो देखो ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम तीनों किस में है हमारे पैरेलल में है। जब ये तीनों 2 ओम पैरेलल में है तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/3, डेट इज 2/3 एम्पियर। इस सर्किट को यदि मैं रीड्रॉ करूँ तो बेटा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 2 वोल्ट बैटरी,
यहाँ आपका एमीटर लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम और इसके पैरेलल में कितना है आपका 2/3 ओम। नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट, जो करंट होगा वो इस ब्रांच से फ्लो हो रहा होगा, वही एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 + 2/3 that is 8/3 ohm. Now I is equals to V/R equivalent, तो V is 2/8/3, तो current through the ammeter is 3/4 ampere, hence reading of the ammeter is 3/4 ampere। बात समझ में आ गई? सॉरी बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to find the equivalent resistance between A and B। तो each resistance is 3 ohm। we have to find the equivalent resistance between A and B। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन कितना आसान है। ये 3 और 3 किस में हो जाएंगे आपके पैरेलल में 6, ये 3 और 3 पैरेलल में 6, तो इसको हम रीड्रॉ करें तो ए पॉइंट से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6 ओम और ये हो गया हमारा 6 ओम। इसी तरीके से सिमिलरली ये 3 और 3 पैरेलल में 6 ओम और ये भी क्या हो गया हमारे 6 ओम। इसी तरीके से ये हमारा 6 ओम और ये भी कितना हो जाएगा 6 ओम और किसके अक्रॉस बिटवीन ए एंड बी। अब 6 और 6 पैरेलल में कितने हो जाएंगे 3 ओम। तो इसको यदि हम रीड्रॉ करें तो ये कितना हो जाएगा 3 ओम 3 ओम एंड 3 ओम। नाउ 3 3 3 आर इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 + 3 + 3, हेंस आंसर इज 9 ओम। तो बेटा इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, हम ये बोल सकते हैं फ्री के मार्क्स होते हैं। यदि आप अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिकल सर्किट्स के बारे में। तो सिमेट्रिकल सर्किट्स का मतलब क्या होता है, ये बोर्ड पर्पज से आपका नहीं है, दिस इज फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम, जेईई मेंस नीट में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। बोर्ड में इससे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कई बार क्या होता है हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीधे सीधे दिख जाते हैं, हम उनको सॉल्व कर देते हैं। अब कई बार हमें समझ में नहीं आता कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या है। तो हम क्या करते हैं, कुछ सिमेट्रिसिटी दिखती है हमें। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, तो सर्किट में भी सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग दी जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट और अलोंग दी वाई डायरेक्शन। तो हम सिमेट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है इस तरीके से, नाउ क्वेश्चन इज गिवन बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पता देखने में ऐसा लगता है लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना है। तो यहाँ पर आपको दो टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, फोल्ड करने के साथ साथ हम बात देखें परपेंडिकुलर। तो आप यदि इस तरीके से एक लाइन खींचोगे तो हम क्या देखते हैं कि ये सर्किट इस एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ आपका इक्वली डिवाइड हो गया। जब इक्वली डिवाइड हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारे पॉइंट्स होंगे दीज पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। तो हम इसे बेटा यदि O है तो इसे भी नाम हम क्या दे देंगे O, और ये भी नाम क्या हो जाएगा हमारा O।
तो ये कितना बचेगा r/2, ये भी कितना होगा हमारा r/2, ये भी हमारा इधर r/2 और ये भी हमारा r/2। तो अब हमारे पास से 3 पॉइंट बचे सर्किट में। कौन कौन से 3 पॉइंट? एक हो गया हमारा A, एक हो गया हमारा O और दूसरा हमारा क्या हो गया B। हम इसकी बात करें तो ये हमारा R, ये सभी R हैं, तो ये R जुड़ा हुआ है A और O के बीच में, इसको हमने ऐड कर दिया। ये हमारा r/2 जुड़ा हुआ है A और O के बीच में, और ये हमारा R जुड़ा हुआ है A और O के बीच में, और ये हमारा r/2 जुड़ा हुआ है A और O के बीच में। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा R जुड़ा हुआ है और ये हमारा r/2 जुड़ा हुआ है, ये हमारा R जुड़ा हुआ है और ये हमारा r/2। अब देखो बड़ा आसान हो गया। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये r/2 r/2 क्या है हमारे पैरेलल में, ये r/2 r और r/2 क्या पैरेलल में, और इनका कॉम्बिनेशन किसके साथ हो जाएगा आपका सीरीज में। तो इनका रेजिस्टेंस आप निकालो कितना हो जाएगा, r और r/2, सो ये हो गया हमारा 3r/2, r/2 r/2 r/2, दिस इज अच्छा हम इसको निकालते हैं। तो ये R और r/2, तो देखो बेटा इनकी यदि हम बात करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल में यदि इनका निकालोगे तो इट विल बी r/6। इसी तरीके से इनका भी क्या होगा पैरेलल में r/6। नाउ दीज आर इन सीरीज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा r/6 तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r/3। देखो पहले हमें क्या इन क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें मिल गई, तो इस पर लाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं, तो इनको पकड़ के एक पॉइंट पे जोड़ दिया, उनको एक पॉइंट पर जोड़ दिया। चलो इसी को हम दूसरे तरीके से कहते हैं, डेट इज कॉल्ड जंक्शन मोड ऑफ सिमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं, देखो यही आपका क्वेश्चन है, इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जंक्शन मोड ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें हमारे क्या होंगे, जो आपका जंक्शन पर है इनको हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का मतलब क्या हो गया, इसको पकड़ के इधर हटा दिया, इसको पकड़ के यहाँ हटा दिया। तो देखो बेटा डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा A, दिस इज R, ये भी हमारा क्या होगा R, इसको हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर R और ये हमारा R, इसको भी ऐसे जंक्शन को हटा दिया तो R और ये R। अब देखो बेटा कितना आसान हो गया। नाउ दिस R एंड R कितना हो गया 2R और R हमारे किस में हो जाएंगे पैरेलल में। इसी तरीके से R और R 2R और R किस में हो जाएंगे हमारे पैरेलल में। यदि आप इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो इक्विवेलेंट को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम पढ़ते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। देखो फोल्डिंग सिमेट्री क्या है, तो फोल्डिंग सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यदि हम करना चाहें तो कैसे करते हैं बेटा फोल्डिंग सिमेट्री क्वेश्चंस। चलो हम फोल्डिंग सिमेट्री को एक बार देखते हैं कि एक एग्जांपल से देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। अब देखो आपका ए बी के अबाउट हम देखोगे तो ये ऊपर वाली जो आर्म है और ये जो नीचे वाली आर्म है, ये देखो
इसके बाद ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या है हमारा जस्ट इक्वल है। यहाँ पर हम यदि एक मिरर लगा दें तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिक दिखेगा आपको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस ऑफ सिमेट्री के अबाउट फोल्ड कर सकते हैं। मैंने क्या लिया, इस सी पॉइंट को लिया, ऐसे पकड़ के इसको यहाँ पर कर दिया, तो अब डायग्राम बेटा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखो ए हो गया, वैसे ही रहने दिया। ये हमारा आर भी यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये आर भी हमारा यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, इसको लाके हमने जब ऐसे करेंगे तो ये आर और ये आर किस में हो जाएंगे, हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। जब ये आर और ये आर पैरेलल में होंगे तो इनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2। हमने क्या किया, सी और डी को दोनों को एक जगह ला के रख दिया। अब देखो सी वाले को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये आर और ये आर भी क्या हो जाएंगे हमारे पैरेलल में। तो इन आर और आर का पैरेलल में कितना हो जाएगा बेटा, R/2। इसी तरीके से जब इसको इधर लेके आए तो ये आर और ये आर भी किस में हो जाएंगे, हमारे पैरेलल में। बात समझ में आ गई। अब ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज दी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर देंगे तो आर और आर 2R हो जाएगा और R/2 कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस तरीके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ योर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2R/3। बात समझ में आ गई। अरे बड़ा आसान। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। इसको रिमूव कर दोगे 2R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो यदि दो पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 तो हो जाएगा 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। तो इट इज़ 2R स्क्वायर अपॉन 3R। तो एक R से R कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 2R अपॉन 3। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और हमारा तरीका होता है कि यदि हमारे पास इसी क्वेश्चन की बात करें तो हम और कैसे, ये तो फोल्डिंग सिमेट्री हो गया। दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, सी और डी जो हमारे दो पॉइंट्स हैं, दीज आर सिमेट्रिकली लोकेटेड अबाउट ए एंड बी। जब ऐसा होता है तो इन पॉइंट्स को हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, मतलब इन आर्म्स को आप रिमूव कर देंगे। यदि इन आर्म्स को हम रिमूव करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। सर्किट इस तरीके का का मतलब क्या हो गया, 2R एंड 2R आर इन पैरेलल। और जब 3 इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो R इक्विवेलेंट बेटा कितना होता है, R/N। तो यहाँ क्या है हमारा 2R/N इज 3, तो R इक्विवेलेंट इज 2R/3। बात समझ में आ गई। इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चंस को सिमेट्रिसिटी के हेल्प से करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, हमें आसानी से समझ में भी आ जाता है। चलो हम बात करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं इसकी भी रिक्वायरमेंट आपको बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व नहीं करना है। लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कई जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम बेटा कब लगाते हैं, जब कहीं भी किसी सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्स हों। जब किसी भी सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्स हो और हमें किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक टाइम पर एक को कंसीडर करेंगे, दूसरे को शॉर्ट सर्किट कर लेंगे और उससे करंट निकालेंगे, फिर दूसरे के वजह से निकालेंगे। यदि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट कर देंगे। मान लीजिए जैसे इसको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, These are two batteries 6 volt and 4 volt and connected across 2 ohm resistor। इससे फ्लो होने वाला हमें करंट निकालना है। तो देखो बेटा यदि हम इससे फ्लो होने वाला करंट निकालना है तो हम कैसे करते हैं, तो एक टाइम पर हम एक को कंसीडर कर लेंगे। तो केस फर्स्ट हमें क्या करना है, यदि हमने 6 वोल्ट को कंसीडर किया तो डायग्राम बेटा कैसा बन जाएगा, दिस इज 6 वोल्ट, ये आपका क्या हो गया 2 ओम, ये डायग्राम हो गया। मान लेते हैं इसकी वजह से जो करंट का कंट्रीब्यूशन है वो I1 है। तो I1 यहाँ से निकलेगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में आपका I1 जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, तो I1 विल बी इक्वल्स टू V/R एंड V इज 6 एंड R इज 2, तो करंट इज 3 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे 4 वोल्ट को, इंडिपेंडेंटली हम एक टाइम पर एक को लेके सॉल्व करेंगे। तो हमने 4 वोल्ट को लेके सॉल्व किया, अगेन करंट इन द रेजिस्टेंस इज 2 ओम। अब मान लेते हैं बेटा कि करंट हमारा कितना है, तो करंट इज I2।
अब देखो इससे ऐसा करंट जाएगा तो इसमें भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना जाएगा, I2। आपने देखा कि दोनों में करंट क्या सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली करंट को हम ऐड कर सकते हैं, डेट विल बी I1 प्लस I2। तो ये कितना हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल्स टू V अपॉन R, डेट इज 4/2 एम्पियर। नेट करेंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर, तो नेट करेंट थ्रू 2 ओम विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, डेट इज 3 + 2, तो आंसर इज 5 एम्पियर। अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हम इसको माइनस कर देते। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी आसान हो जाते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए तो बहुत आसान था सर, हम सीधे कर देते, ये हो जाता 6 + 4 10, 10/2 5 एम्पियर। नहीं, मैं आप लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमेट्रिसिटीज़ के बारे में पढ़ा कि हम क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स को भी हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ ऑफ एनी सेल? ईएमएफ मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी सेल। देखो इसे हम थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक हमारा फील्ड पूरा पानी की टंकी जैसे छत पे रखी होती है, इससे पानी बाहर निकालना है। जैसे पानी भर गई, पानी पूरा टंकी हमारी फिल हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टैप ऑन करते हैं, वॉशरूम में कहीं पर भी टैप ऑन करते हैं, उससे डायरेक्टली पानी आना स्टार्ट हो जाता है। क्या हमें किसी मोटर की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वाटर जो हमारा है वो ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ अपने मन से फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब पानी टंकी हमारी मान लिया खाली है, उसे हमें फिल करना है, तो क्या पानी अपने आप तो आपका नीचे से पानी चढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा? नहीं, हमें क्या करना होता है, मोटर को ऑन करना पड़ता है। मोटर को ऑन करने का मतलब क्या हो गया कि वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, हमें कुछ वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। यही हमारा, इसी तरीके से ईएमएफ की बात करें तो जैसे कोई हमारा सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R और इसे किसी हम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, स्मॉल r। बात समझ में आ गई। अब मैं इसमें बात करूं तो जो हमारा करंट है वो अपने मन से, जैसे ही हम इसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके लिए हमें किसी वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है। टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल सम वर्क हैज़ टू बी डन। तो ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क per unit charge is defined as the EMF of the cell। बात समझ में आ गई। हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो EMF of the cell क्या होती है, it is the maximum potential difference between the two terminals of a cell when no current is drawn from the battery। क्या हो गया बेटा, it is the maximum potential difference between the two terminals of a cell when no current is drawn from the battery। दिस इज दी EMF ऑफ एनी सेल। हम बात करें यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी और ऑफर्ड बाय द सेल, और इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इलेक्ट्रोड्स आपके लगे रहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के द्वारा जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफर हो जाता है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है, तो फर्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, that is internal resistance is directly proportional to the distance between the electrodes. Second, it depends upon the area of the electrodes,
इलेक्ट्रोड्स का एरिया क्या है, इस पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एंड थर्ड इज कंसंट्रेशन और नेचर, तो नेचर और कंसंट्रेशन पर भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एंड फोर्थ इज इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। बात समझ में आ गई। दीज आर सम फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल डिपेंड्स। नाउ नेक्स्ट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द potential difference between the two electrodes of a cell in a closed circuit. It is the maximum potential difference of a cell, maximum potential difference between the electrodes of a cell when the circuit is closed. तो मतलब क्या हो गया कि जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। हम बात करें क्लोज सर्किट की, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट क्लोज में हमने क्या मान लिया, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से फ्लो होता है। कुछ इस तरीके सिचुएशन आपको गिवन है। बात समझ में आ गई। इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हम सबसे पहले इसमें बात करें कि व्हाट इज द करंट गिवन बाय द सेल। तो करंट गिवन बाय द सेल, तो करंट इज इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर बेटा V की वैल्यू कितनी है, तो V इज E एंड आर इक्विवेलेंट इज स्मॉल r एंड कैपिटल R इन सीरीज, तो इट विल बी R प्लस R। सेकेंड हम बात करते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R विल बी इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R। I की वैल्यू कितनी है, E अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू R। नेक्स्ट हम बात करें पावर, तो पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा, तो पावर डिसिपेशन इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R। हम बात करें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r। अच्छा, यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे करंट सर्किट से हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें ईएमएफ मिला, E R के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो जाएगा, R मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस बेटा कितना ड्रॉप हो जाएगा, I इंटू R। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा कितना, कैप E माइनस I इंटू R। बात समझ में आ गई बेटा इससे। अच्छा, इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहें, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इससे R की वैल्यू निकालो बेटा। तो R विल बी इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन I। कैपिटल R से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस V कैपिटल R अपॉन I इंटू R। और I इंटू R की कैपिटल R की वैल्यू क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R, और V कैन ऑल्सो रिटर्न एज E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। कई बार हमें इस फॉर्मूले की डायरेक्टली रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। हम बात करें कि पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R और E अपॉन R प्लस R होल स्क्वायर इंटू R। यदि हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं पावर डिसिपेटेड एंड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, एंड मैक्सिमम पावर इज व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड कब होगा? तो पावर डिसिपेटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल आर इक्वल। जब दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल होती है तो कितनी हो जाएगी? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? आर प्लस आर कितना हो गया? 2r होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम पावर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4r एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर कब होता है? व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ द सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल में सबसे पहले हम सीरीज ग्रुपिंग की बात करें तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे एक्सप्रेशंस इसके निकल के आते हैं, इस बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ द सेल। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल्स के हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बेटा बात करें तो हम मान लेते हैं हमारे पास सेल्स कनेक्टेड है। मान लिया E1, इसका रेजिस्टेंस क्या हमारा R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2 एंड बोथ टू सेल्स आर कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। पहले हम 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे हम जनरलाइज कर देंगे। दोनों के द्वारा हम करंट क्या मान लेते हैं? करंट इज I। चलो इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। तो मैं यदि बात करूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट सेल, तो क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल दैट इज VAB। तो VAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? VA माइनस VB एंड इट विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस I इंटू R1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब इस सेल के अक्रॉस, सेकंड सेल के अक्रॉस यदि हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेटा निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? तो VBC इज इक्वल्स टू VB माइनस VC। ये कितना हो जाएगा हमारा? E2 माइनस I इंटू R2 बिकॉज बोथ आर इन सीरीज हेंस करंट फ्लोइंग थ्रू देम विल बी सेम। हमें निकालना क्या? दोनों सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे दोनों के अक्रॉस? तो ये क्या हो जाएगा? E1 और E2 दोनों के अक्रॉस इज VAC। तो VAC क्या हो जाएगा? तो VAC इज इक्वल्स टू VA माइनस VC। अब देखो इन दोनों कॉम्बिनेशन से हमें VA माइनस VC कब मिल सकता है? जब देखो इसे हम क्या लिख दें? VA माइनस VB को हम ऐड कर दें VB माइनस VC से। तो देखो माइनस VB और प्लस VB कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा? VA माइनस VC। अब इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। तो VA माइनस VB की वैल्यू को रख दो तो ये क्या हो जाएगा? E1 माइनस IR1 प्लस इसको रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? E2 माइनस IR2 और ये क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। यदि मैं इसे कंपेयर करता हूँ ई इक्विवेलेंट से, मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ई इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। भाई इन दोनों की जगह हम यदि एक बैटरी लगा देते हैं जिसका EMF E इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर दो। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो बेटा E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? R1 प्लस R2। बात समझ में आ गई? तो यदि हमारे सेल्स एक ही सेंस में कनेक्टेड हैं, एक ही सेंस में कनेक्ट होने का मतलब क्या हो गया? देखो एक जैसे, यदि पॉजिटिव एक तरफ है तो हमारा दोनों के पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में। सीरीज कनेक्शन को हम पहचानते कब हैं? जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये क्या होते हैं? बोथ सेल्स आर इन सीरीज। आर इक्विवेलेंट बिल्कुल सेम है, जैसे हमारे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर वैसे ही कैलकुलेट हम कर सकते हैं। यदि हमारे n सेल्स हो जाते हैं तो फॉर n सेल्स
तो ई इक्विवेलेंट बेटा कितना हो जाता, E1 प्लस E2 सोन En, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता, R1 प्लस R2 सोन Rn। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसकी जगह पर यदि हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स होते, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल मतलब सभी का क्या है, EMF इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, तो E इक्विवेलेंट बेटा कितना हो जाएगा, तो E की इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू E प्लस E कितने टाइम्स ऐड करेंगे, n टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू E। हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R प्लस R प्लस R प्लस R कितने टाइम्स, n टाइम्स, इट विल बी n इंटू R। बात समझ में आ गई बेटा। चलो ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सेकेंड इज इफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कैसे करेंगे सॉल्व। तो इसको आपको बेटा याद रखना है कि EMF यदि दो सेल्स को पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो EMF कैसे निकालते हैं और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब सेल्स को बेटा हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो, मान लिया हमारे पास दो सेल्स हैं, E1 इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1, दूसरा हो गया हमारा E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2, एंड बोथ आर कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हमारा B मान लिया। अब आप ये देखोगे कि बोथ सेल्स आर अक्रॉस दी सेम पॉइंट्स A एंड B, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा हमारा बेटा, सेम होगा। तो इसके अक्रॉस यदि हम V मान लेते हैं तो दूसरे के अक्रॉस भी क्या होगा हमारा V। इसके वजह से मान लिया पहले सेल के वजह से करंट I1 है और दूसरे के वजह से I2 है, तो यहाँ पर करंट कितना आएगा हमारा I1 प्लस I2, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2। हम बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल। डिस्चार्जिंग का केस है तो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, तो V की दोनों के अक्रॉस सेम है, तो V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 इंटू R1। और इससे यदि बेटा आप I1 की वैल्यू निकालना चाहें तो I1 विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हम सेकेंड सेल की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड सेल, तो ये क्या हो जाएगा अगेन V, तो V इज इक्वल्स टू E2 माइनस I इंटू R2, सॉरी I2 इंटू R2, तो I2 विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हम बेटा क्या करें, नाउ I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, रख दो आप वैल्यू को, तो I1 इज E1 माइनस V अपॉन R1 एंड I2 इज E2 माइनस V अपॉन R2। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। अब यदि हम I को E1 और V वाले टर्म्स अलग अलग कर लो तो ये क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हमें इसे किस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, V इज इक्वल्स टू E माइनस E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो V को एक तरफ रख लो और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ बेटा ये क्या आ जाएगा, तो V विल बी इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बात समझ में आ गई।
तो ये हो गया हमारा V इज इक्वल्स टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसे बेटा यदि हम कंपेयर कर देते हैं, V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो बेटा यहाँ से E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसे हम और एक दूसरे फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, R1 R2 से यदि हम डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज दी E इक्विवेलेंट। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, E इक्विवेलेंट की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट। एंड R इक्विवेलेंट बेटा कितना आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये बात बेटा आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो R इक्विवेलेंट है वो भी हमारा कैसा है, जैसे कि हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो सीरीज में है तो सीरीज की तरह इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा निकल आएगा, यदि पैरेलल में है तो पैरेलल की तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा। यदि n सेल्स होते बेटा इसमें, तो इफ़ n सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो बहुत आसान है। नाउ इफ n सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इफ n सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बेटा E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 सो ऑन प्लस En अपॉन Rn अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 सो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 सो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn। यहाँ तक देखो बेटा समझ में आ गया आप लोगों को। चलो इसकी जगह यदि हमारे n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड होते हैं इन पैरेलल में, इफ n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तब क्या होता, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट निकल के आता है। देखो कैसे, तो इफ n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if n identical cells are connected in parallel, आइडेंटिकल सेल का मतलब क्या हो गया, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा और EMF E होगा। तो E इक्विवेलेंट बेटा क्या आएगा, तो E अपॉन R प्लस E अपॉन R सो ऑन अप टू n टाइम्स, नीचे 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, n E अपॉन R और नीचे क्या हो जाएगा हमारा n अपॉन R। देखो n अपॉन R से n अपॉन R कट जाएगा, तो बेटा E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू E। एंड मतलब क्या होगा कि कितने भी सेल्स हों हमारे, यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे काम करेगा, इट विल एक्ट एज ए सिंगल सेल, मतलब EMF प्रोवाइडेड बाय ए द कॉम्बिनेशन विल बी सेम एज प्रोवाइडेड बाय ए सिंगल सेल। हम बात करें R इक्विवेलेंट, तो बेटा कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 सो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R सो ऑन इज इक्वल्स टू n अपॉन R। तो ये हो गया हमारा सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ दी सेल्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ दी सेल्स करेंगे। ये हमारे m रोज हैं सीरीज में, उस ऐसी हमारी n रोज पैरेलल में है, और कब उनमें मैक्सिमम और मिनिमम करंट हमारा आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो ठीक है बेटा, आज ग्रुपिंग ऑफ दी सेल्स पढ़े,
कैसे ग्रुपिंग में आपके किस अकॉर्डिंग से आपके इफेक्टिव ईएमएफ निकालते हैं। दो हमने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के सीरीज़ और पैरेलल ग्रुपिंग को पढ़ा। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा चलो कुछ चीज़ों को याद रखते हैं। जैसे आपको कुछ दिया हुआ है, सपोज व्हेन बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स, व्हेन बैटरी इज एक्टिंग एज ए सोर्स, तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सोर्स का मतलब क्या हो गया, बैटरी क्या कर रही है आपकी, डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी इज डिस्चार्जिंग। तो कुछ इस तरीके से गिवन होगा, ये बैटरी हो गई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ सोर्स, सोर्स का मतलब क्या हो गया, इट विल सप्लाई द करंट, तो इससे करंट यदि I आ रहा है तो नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E माइनस IR, and when battery is acting as a, when battery is acting as load, जब बैटरी हमारी लोड की तरह वर्क कर रही है, मतलब बैटरी हमारी कैसी पोजीशन में है, बैटरी इज चार्जिंग, तब क्या हो जाएगा, तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये RE, अब करंट बैटरी की तरफ जा रहा है, ना पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E प्लस IR। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स की बात करें तो सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द सेल, आइडेंटिकल सेल्स। अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंट सेल्स कैसे करते हैं, तो उसमें किस अकॉर्डिंग हमारे करंट आएगा, कैसे इफेक्टिव ईएमएफ आएगा, इन चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। नाउ ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो आइडेंटिकल सेल्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज ग्रुपिंग को। बेटा सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है, हम मान लेते हैं देयर आर n सेल्स कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपका, स्मॉल r, इसी अकॉर्डिंग EMF इज E, इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। What will be the current drawn by the battery, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इफेक्टिव EMF क्या होगा, तो इफेक्टिव EMF जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इफेक्टिव EMF इज N इंटू E, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा N इंटू R। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा हमारा, तो R प्लस N इंटू R। बात समझ में आ गई। तो अब यदि हम यहाँ पर करंट की वैल्यू को निकालें तो करंट विल बी इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR। अब इसमें क्या है, अब इसमें दो केस अराइज हो सकते हैं। दो केस क्या क्या अराइज हो सकते हैं, तो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि हम इस स्मॉल r को इग्नोर कर सकते हैं, तो I विल बी इक्वल्स टू NE अपॉन NR। इट इज सेम एज द करेंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। इसी तरीके से केस सेकंड क्या हो जाता है, व्हेन R इज ग्रेटर देन NR। तो इसका मतलब क्या होगा, NR को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो NE अपॉन कैपिटल R। तो ये कितना हो गया हमारा, इट इज द करेंट n टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। तो हम ये बोल सकते हैं यदि हम n आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट ड्रॉन बाय द बैटरी इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। देखो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ दी सेल्स कैसे होगा,
कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे बताते जा रहा हूँ, आपको जहाँ भी लगे नोट करने की ज़रूरत है तो आप उन पॉइंट्स को नोट करते जाइए। चलिए अब हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स किस में है, हमारे पैरेलल में। सपोज देयर आर m रोज, ऐसे हमारे कितने हो गए, m हो गए। These are connected in parallel। अब यदि हम बेटा करंट निकालना चाहें तो अगेन करंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए हमें, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब आप अच्छे से, आप लोगों को याद होगा कि कितने भी सेल्स हों, यदि उन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और आइडेंटिकल सेल्स हैं तो वो कैसे वर्क करते हैं, एज ए सिंगल सेल। तो इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई के बराबर। यदि हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस में, हमारे पैरेलल में है। कैसी, कितने पैरेलल में, एम पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर अपॉन एम। और ये आर अपॉन एम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कैपिटल आर प्लस आर अपॉन एम। तो करंट ड्रॉन बाय द बैटरी इज, तो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एम और एम इंटू ई अपॉन एम आर प्लस आर। बात समझ में आ गई। अच्छा चलो अब पहले केस फर्स्ट इज इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ ऐसा होता तब क्या होगा, मतलब क्या होगा, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो करंट कितना हो जाएगा, तो करंट विल बी एम ई अपॉन आर। केस सेकेंड, यदि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है देन क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया आई विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया, तो इट विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा बेटा पहले वाला, इसको इग्नोर कर दिया, तो एम ई अपॉन आर, तो इट विल बी इक्वल्स टू, आर हमारा कैंसिल हो गया, एम से एम कट गया, ई अपॉन आर। तो देखो करंट यहाँ पर मैक्सिमम कब है, इस केस में करंट इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। बात समझ में आ गई। चलो ठीक, अब हम बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स का मतलब क्या हो गया, हमने मान लिया कि हर रो में n सेल्स सीरीज में हैं और ऐसी हमारी m रोज किस में है, पैरेलल में है। बात समझ में आएगी नहीं। सपोज देयर आर n आइडेंटिकल सेल्स, कितने हमारे n कनेक्टेड इन सीरीज, उनको हम सीरीज में कनेक्ट करें, और ऐसे हमारे पास कितनी रोज हैं, ऐसे हमारे पास m रोज हैं। सच m rows are connected in parallel। कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अब उन्हीं कंडीशंस को निकालना है। तो देखो तो यहाँ पर क्या है, इन ईच रो n identical cells are connected in series and there are such m rows connected in parallel. There are such m rows connected in parallel। बात समझ में आ गई। तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ ईच रो, तो इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ ईच रो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितने सेल्स हैं हर रो में, n सेल्स हैं, तो n इंटू ई। बात समझ में आ गई। तो
इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ ईच रो इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। अब हमारे पास ऐसी कितनी रोज हैं, m रोज हैं, हर रो का ईएमएफ कितना होगा, n इंटू ई। अब आपको पता है यदि आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या उनका ईएमएफ चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। इसका मतलब इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ सर्किट विल बी n इंटू ई। कोई दिक्कत। अब हम बात करें इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो। तो हर रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, n इंटू आर। और ऐसी हमारे पास कितनी रोज हैं, m रोज हैं। तो आपको बताया था यदि n रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, r अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा, n r अपॉन m। तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू n r अपॉन m। अब हम बात करें टोटल R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये हमारा इसके साथ सीरीज में होगा तो R प्लस एन आर अपॉन एम। बात समझ में आ गई। अब ना करेंट ड्रॉन बाय दी सर्किट बैटरी, तो I इज इक्वल्स टू एन इंटू ई अपॉन R प्लस एन आर अपॉन एम। और ये कितना हो जाएगा, यदि आप एलसीएम ले लेते हैं तो एम एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, सॉरी एम आर प्लस एन आर। एम आर प्लस एन आर की मैक्सिमम वैल्यू कब, मिनिमम वैल्यू कब होगी, क्योंकि करंट को हमें मैक्सिमम चाहिए। तो ये बेटा करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो, मिनिमम। तो वैल्यू ऑफ एम आर प्लस एन आर इज मिनिमम, द वैल्यू ऑफ एम आर plus NR is minimum when MR is equals to N into R। बात समझ में आ गए। और हम बोल सकते हैं कि कैपिटल R is equals to NR upon M। तो करंट will be maximum, तो I will be maximum when external resistance is equals to total internal resistance of the cell। देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमने क्या निकाला था बेटा, एन आर अपॉन एम। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम करंट ऑफ द सर्किट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए अब कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, मतलब क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है। यदि आप एक रेफरेंस पॉइंट को चूज करते हैं और उसका पोटेंशियल यदि हम 0 मान लेते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखो कैसे, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द करंट इन द वायर BD। BD वायर में आपको करंट निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रेफरेंस पोटेंशियल को मानते हुए। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, दिस इज गिवन 10 वोल्ट, ये आपको गिवन है A B C and D, 5 ohm and 2 ohm। We have to find the current in the arm या in the wire BD। BD वायर में हमें करंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम D पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं। सपोज पोटेंशियल ऑफ द D पॉइंट इज 0 वोल्ट।
किसी एक पॉइंट को पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं और उसके रेफरेंस में सर्किट के बाकी पॉइंट्स के पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोज पोटेंशियल एट डी पॉइंट इज 0। देखो बेटा यहाँ 0 हो गया तो ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी होने पे ये 20 वोल्ट इधर गए तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 20 वोल्ट। ये देखो आपको बताया था ये दो पॉइंट्स के बीच में कोई कनेक्टिंग वायर कनेक्टेड हो, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, सेम हो जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। ये 0 हो गया, यहाँ से देखो फिर हम प्लस की तरफ गए तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अब देखो कितना आसान हो गया बेटा। यहाँ देखो हम बात करें करंट फ्रॉम C टू B, फ्रॉम C टू B करंट कितना हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं बेटा करंट इन दिस आर्म इज I1, तो इस I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ देखो 20 है, यहाँ 0 है, तो करंट की डायरेक्शन तो C से B ही होगी, क्योंकि करंट कैसा फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 एंड रेजिस्टेंस इज 5, हेंस करंट इज 4 एम्पियर। तो बेटा यहाँ पर हमें करंट पता चल गया, इस आर्म में करंट कितना हो गया आपका 4 एम्पियर। अब देखो हम बात करें फ्रॉम A टू D, A टू D कितना करंट होगा। देखो A टू D की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, करंट सपोज कर लेते हैं, यहाँ करंट कितना है आपका I2, तो I2 कितना हो जाएगा बेटा, I2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 एंड रेजिस्टेंस इज 2, हेंस करंट इज 5 एम्पियर। यहाँ पर करंट कितना आ गया बेटा 5 एम्पियर आ गया। अब देखो कितना आसान है, यहाँ से करंट आपका 5 एम्पियर चला, 4 इस आर्म में चला गया, तो इस आर्म में कितना होगा आपका 1 एम्पियर, हेंस करंट इन दिस वायर इज 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई। दो क्वेश्चन कितने आसान हो गए, अदरवाइज हमें इसमें KVL KCL लगाना पड़ता। अभी तो चलो हमने उसको नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम एक और करते हैं। तो देखो हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द करंट इन ईच वायर। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, these points are given A, B, C, D, E, F, G and H. This point potential is, इसका 10 वोल्ट बैटरी का, इसका 30 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस इज 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। ये 40 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 2 ओम, 50 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम। वी हैव टू फाइंड द करंट इन ईच आर्म। सभी आर्म में आपको करंट को निकालना है। चलो देखो कितना आसान है। पहले सर्किट डायग्राम को और बड़ा सा थोड़ा बना लेते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखो 10 वोल्ट, ये देखो यहाँ पर 30 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस भी कितना दिया है आपका 1 ओम, तो 1 ओम को और यहाँ पर लिख दीजिए। ये 40 वोल्ट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम। इसी तरीके से 50 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम। These points are given A, B, C, D, E, F, G, H। चलो हम पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें करंट पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। मान लेते हैं सपोज पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A इज 0 वोल्ट। बेटा यदि A के पोटेंशियल को हमने 0 माना तो B का भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, C का भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट और D का भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, क्योंकि इनके बीच में कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। यहाँ से जब यहाँ गए तो देखो माइनस से प्लस गए, यहाँ पर क्या हो गया प्लस का 10 वोल्ट। जब ये प्लस का 10 वोल्ट है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका प्लस 10 वोल्ट, ये भी कितना हो जाएगा प्लस 10 वोल्ट, ये भी कितना हो जाएगा बेटा प्लस 10 वोल्ट। अब देखो प्लस 10 से जब यहाँ गए तो ये 30 वोल्ट की बैटरी मिली, ये कितना हो गया प्लस का 40 वोल्ट। ये प्लस 10, यहाँ देखो ये माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 40 इज माइनस 30 वोल्ट। यहाँ 10 से इधर गए 50, तो दिस इज माइनस 40 वोल्ट।
अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो क्या हमें करंट पता चल जाएगा। यहाँ देखो 10 to 0 तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट हमारा लोअर टू हायर तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये देखो 40 to 0 करंट इस डायरेक्शन, मान लेते हैं दिस करंट इज सपोज, यहाँ करंट कितना हो गया बेटा I1, सपोज दिस करंट इज I2। यहाँ देखो ये 0 है, ये -30 है तो हायर टू लोअर तो दिस करंट इज I3, ये अगेन 0 से -40 दिस करंट इज I4। तो देखो हम बेटा सभी करेंट्स को निकालते हैं। तो देखो करंट की वैल्यू कैसे निकल के आएगी। हम बात करें यहाँ पर I2 की, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो I2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ करंट को बेटा हम I1 मान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 40 - 0 इज 40 एंड रेजिस्टेंस इज 1, इट इज 40 एम्पियर। बात समझ में आ गई, दिस इज 40 एम्पियर। चलो ठीक, हम बात करें I3 की, तो देखो I3 कितना होगा, I3 कितना हो गया, ये I3 विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इज 30 एंड रेजिस्टेंस इज R तो 15 एम्पियर, और I4 कितना हो गया हमारा, तो I4 इज 40/2 डेट इज 20 एम्पियर। तो ये दोनों मिलाए कितना हो गया हमारे 35, हेंस I1 विल बी 5 एम्पियर। तो ये सभी ब्रांचेस में हमें करंट मिल गया। इस ब्रांच में 5, यहाँ पर आपका हो गया 40, ये 15 और यहाँ पर आपका 20। तो देखा बेटा इससे हमारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे KVL एंड KCL, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे।